आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। तो जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है आपके आरआरबी एग्जामिनेशन बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन। अगर मैक्सिमम जाएगा तो आपके फेब या मार्च तक ये एग्जामिनेशन हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा होगा अगर आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें और जितनी भी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं इन पूरे ही वीडियोज़ के दौरान उनको एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुने तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको अपने आने वाले रेलवे एग्जामिनेशन में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, करंटली यूएसए में सेटल्ड हूँ और यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन हम देखेंगे अपने आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे विच वन ऑफ दिस इज यूज्ड इन एंटी डायरियल मिक्सचर। तो जो एंटी डायरियल मिक्सचर बनाया जाता है उसमें से इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है उसको बनाने के लिए। डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए लाइट केओलिन। देखिए लाइट केओलिन को बहुत अलग अलग नाम से जानते हैं, इसको केओलिन भी बोलते हैं सिर्फ, लाइट केओलिन जैसे कि हमने देखा, और चाइना क्ले जो बहुत ही कॉमन नाम है इसका। इन तीनों ही नाम से जाना जाता है लाइट केओलिन को। ये क्या है, एक तरह का सॉफ्ट इस तरह की वाइट क्ले होती है जिसको सेंचुरीज मतलब बहुत लंबे समय से इसको बहुत ही अलग अलग तरह की प्रिपरेशंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर एक हम मेडिकली बात करें तो एंटी डायरियल मिक्सचर्स को बनाने के दौरान इसको इस्तेमाल किया जाता है। डायरिया क्या होता है, देखिए ऐसी कंडीशन होती है जहां बहुत ज़्यादा स्टूल पास हो रहा होता है, मतलब लूज स्टूल होता है, जो भी पर्सन होता है उसको बार बार वॉशरूम जाना होता है स्टूल पास करने के लिए अपना। तो स्टूल की फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह का केओलिन जो स्टूल होता है उससे एक्सेस वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि स्टूल जो है वो थोड़ा सा, अब जो बहुत ज़्यादा वाटरी हो रहा था अब स्टूल हार्ड हो जाए, और हार्ड हो जाए मतलब एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी में पहुंच जाए और उसके बाद पर्सन को बार बार हम अपना बाउल जो है उसको क्लियर करने के लिए ना जाना पड़े वॉशरूम में। तो इस तरह के एंटी डायरियल मिक्सचर्स में इस्तेमाल किया जाता है लाइट केओलिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं बोरेक्स का क्या रोल है कोल्ड क्रीम्स में। मतलब बोरेक्स को जब ऐड किया जाता है कोल्ड क्रीम्स में तो इसके किस प्रॉपर्टी के कारण इसको इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट ऑप्शंस बच्चों आपको दिए गए हैं। आंसर है इसका ऑप्शन डी, एज एन इमल्सिफायर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए जैसे कि हम सभी को पता है ये जो इमल्शंस होते हैं उनमें दो तरह के फेस होते हैं, ऑयली फेस होता है एंड वाटर फेस होता है। तो इन दोनों ही जो ऑयल फेस एंड वाटर फेस है ये आपस में अच्छे से कंबाइन हो पाए, इमल्शन जैसी चीज प्रिपरेशन जो है वो क्रैक ना हो जाए, अनस्टेबल ना हो जाए, इसलिए इन तरह के इमल्सिफायर का ऐड किया जाता है। और बोरेक्स इसी तरह का रोल प्ले करता है इमल्सिफायर जैसा। ये करता क्या है, देखिए ये जो सरफेस टेंशन होता है जो हमारी ऑयल फेस और वाटर फेस होता है उसका जो सरफेस टेंशन होता है उसको रिड्यूस कर देता है, जिससे कि ऑयल एंड वाटर मॉलिक्यूल जो है आपस में अच्छे से कंबाइन हो पाए और एक अच्छी प्रिपरेशन हमें मिल पाए। अगर हम कोल्ड क्रीम के केस में बात करें तो एक अच्छी कोल्ड क्रीम प्रिपेयर हो पाए, इसीलिए ऐड किया जाता है बोरेक्स को एज एन इमल्सिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सपोजिटरी बेस का एक एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के ऑयल आपको दिए गए हैं। आंसर है इसका ऑप्शन बी, थियोब्रोमा ऑयल है एक तरह का सपोजिटरी बेस। अब देखिए अगर हम बात करें थियोब्रोमा ऑयल क्या होता है तो इसको कोकोआ बटर के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही कॉमन है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी सपोजिटरी बनाने के लिए जो बेस होता है जिसके ऊपर जिसमें बेस मतलब जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट को ऐड किया था और इस तरह की सपोजिटरी बनाई जाती है। तो एज अ बेस थियोब्रोमा ऑयल यानी कोकोआ बटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की, तो ये जो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसी टेम्परेचर के अराउंड ये हमारे रेक्टम में जाके, जिस भी पर्सन के रेक्टम में इसको इंसर्ट किया जा रहा है तो वहाँ पर जाके मेल्ट हो जाता है और अपना जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट यहाँ से रिलीज होते हैं और अपना जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं। कंपैटिबिलिटी ज़रूर देखनी पड़ती है कि किस तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किए जा सकते हैं। और स्टोरेज की अगर हम बात करें तो इन तरह की प्रिपरेशन को हीट से बचा के रखना होता है, मॉइस्चर और लाइट से भी प्रोटेक्ट करके रखना होता है। सपोजिटरी क्या होती है, देखिए सिंगल डोज प्रिपरेशन होती है और ये बेसिकली रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई जाती है। पर्सन के रेक्टम के थ्रू इसको इंसर्ट किया जाता है। और देखिए बहुत सारी अलग अलग कंडीशन होती है जैसे पेन,
सीजर, सीडेशन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, इन तरह की कंडीशन में इस तरह के रेक्टल सपोजिटरी दिए जाते हैं। इन तरह के सपोजिटरीज को देखिए बाकी किसी रूट से नहीं दिया जाता क्योंकि कंपैटिबिलिटी के इशू होते हैं। अगर ओरल रूट से दिया जाता है तो जीआईटी के थ्रू बहुत सारी ड्रग जो है वो जीआईटी के थ्रू डिग्रेड हो जाती हैं और अपना प्रॉपर इफेक्ट शो नहीं कर पाती हैं। तो सपोजिटरी की फॉर्म में इन तरह की मेडिकेशंस को, कुछ तरह के मेडिकेशंस को दिया जाता है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं पॉलीसॉर्बेट 80, जिसको ट्विन 80 के नाम से भी जानते हैं, किस तरह का सर्फेक्टेंट है? नॉन आयनिक, एम्फी आयनिक, कैटायनिक या एनायनिक? तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है पॉलीसॉर्बेट 80। अब देखिए बहुत सारे अलग अलग नाम से जानते हैं इसको, तो ये जो डिफरेंट नेम्स है ये भी आपसे कभी कभार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। पॉलीसॉर्बेट 80, ट्विन 80 तो हमने देख ही लिया है, और इसको किस नाम से जानते हैं? तो सॉर्बिटन मोनोओलिएट पॉलीऑक्सीथाइलिन के नाम से भी जानते हैं, और इसी का देखिए पॉलीऑक्सीथाइलिन, सॉर्बिटन मोनोओलिएट, तो इन सारे ही नाम से हम जानते हैं पॉलीसॉर्बेट 80 को। ये देखिए एक तरह का नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है जैसे कि हमने देखा, और एज अ इमल्सिफायर एंड स्टेबलाइजर की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बनाने के दौरान, और बहुत सारी फूड इंडस्ट्रीज भी होती हैं जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये क्या करता है, देखिए अभी हमने देखा था इमल्सिफायर क्या करते हैं, जो इमल्शन होती है उनकी स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। जो दो तरह के फेस थे, ऑयल फेस और वाटर फेस, हम उनमें आपस में कंपैटिबिलिटी बढ़ा देते हैं ताकि वो अब सेपरेट ना हो, एक तरह का अनस्टेबल इमल्शन ना फॉर्म हो जाए। तो पॉलीसॉर्बेट 80 यही करने का काम करता है, इंप्रूव करता है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट मिलाया गया है प्रिपरेशन में वो अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो कर पाए, ये मेक श्योर करता है इस तरह का पॉलीसॉर्बेट 80 अगर ऐड किया जाता है प्रिपरेशन में। और क्या करता है देखिए, इस पूरी ही प्रिपरेशन की सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी को एनहांस करता है, सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन रिड्यूस करता है ताकि ऑयल फेस और वाटर फेस हम आपस में एक दूसरे के साथ स्टेबल रहें। तो ये सारी ही चीज़ें हमने देखी पॉलीसॉर्बेट 80 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं ल्यूकोल्स सॉल्यूशन इज यूज्ड। ल्यूकोल सॉल्यूशन का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ वे से इस्तेमाल किया जाता है, इंट्राएथिकली, पैरेंटरली या ओनली एक्सटर्नली? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों ही तरह से इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के ल्यूकोल सॉल्यूशन का। ये होता क्या है देखिए, ल्यूकोल एक तरह का आयोडीन सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है आयोडीन का, जहाँ पर देखिए इसकी शीशी पे भी आप देख रहे हैं डिस्टिल्ड, जहां पर पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन को मिक्स किया जाता है डिफरेंट कंसंट्रेशन में। आप देख रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड 4% कंसंट्रेशन में है, आयोडीन 2% कंसंट्रेशन में है, और डिस्टिल्ड वाटर में इसको मिक्स किया जाता है और इस तरह का एक ल्यूकोल सॉल्यूशन बनाया जाता है। अगर हम बात करें कि इसका इंटरनली और एक्सटर्नली कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो इंटरनली देखिए थायराइड, जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ल्यूकोल सॉल्यूशन को, जिन लोगों में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है या थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो इस तरह के ल्यूकोल सॉल्यूशन को दिया जाता है जिससे कि वो प्रॉपर मात्रा में थायराइड ग्लैंड को आयोडीन मिले और फिर थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करने लगे। एक्सटर्नली अगर हम बात करें तो एज अ स्किन डिसइंफेक्टेंट इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉल्यूशन जो है देखिए बहुत सारे जो बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनके अगेंस्ट इफेक्टिव होता है एक्सटर्नली। तो दोनों ही तरह से इसका इस्तेमाल किया रहा है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग इज एनहांस्ड बाय द एडिशन ऑफ अल्कोहल एंड इट इज टर्म्ड एज। मतलब देखिए जब किसी भी तरह के सॉल्यूशन में जो अगर कोई पुअरली सॉल्युबल ड्रग है उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है तो एक तरह के सब्सटेंस होते हैं जैसे अल्कोहल जैसे सब्सटेंस, उनको ऐड किया जाता है। तो इस पूरी ही टर्म को क्या कहा जाता है? डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, कोसॉल्वेंसी। तो देखिए जैसे कि हम सबको पता है बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि वाटर में डायरेक्टली सॉल्युबल नहीं होती हैं, अगर वाटर में उसको मिलाया जाए तो पुअरली सॉल्युबल होंगी, पूरी अच्छे से मिलेंगी नहीं। तो इस केस में क्या करते हैं, हम एक तरह का कोसॉल्वेंट ऐड करते हैं, कोसॉल्वेंट में मिक्स करते हैं इन तरह की पुअरली सॉल्युबल ड्रग को। कोसॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल में मिक्स की ये पुअरली सॉल्युबल ड्रग, और फिर ये इनका जो पूरा ही सॉल्यूशन है इस ड्रग का और अल्कोहल का, फिर इसको फाइनली मिक्स किया है किसमें, एक्वा सॉल्यूशन यानी वाटर में।
तो एक तरह की स्टेबल प्रिपरेशन बन गई है, जो कि अगर हम अल्कोहल ऐड ना करते तो नहीं बनती। तो ये पूरी ही टर्म को कहा जाता है कोसॉल्वेंसी। कोसॉल्वेंट क्या करते हैं, देखिए ये सॉल्यूशन की पोलैरिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे कि ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो आसानी से डिसॉल्व हो जाए और एक तरह की स्टेबल प्रिपरेशन हमें दे। क्वेश्चन में आपसे पूछना है, देखिए डेंसिटी ऑफ ऑयल फेज कैन बी एनहांस्ड बाय एडिंग। किसी भी इमल्शन में ऑयल फेज की डेंसिटी को एनहांस किया जा सकता है, उसमें क्या किस चीज़ का एडिशन करके। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, ब्रोमिनेटेड ऑयल। अब देखिए सभी बच्चों को ऑलमोस्ट पता होगा कि किस इमल्शन किस तरह से बनते हैं। दो इमल्शन होते हैं, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर। तो ये एग्जांपल आप देख रहे हैं ऑयल इन वाटर टाइप की इमल्शन का, जहाँ पर ऑयल को ऐड किया जा रहा है वाटर में कुछ स्टेबलाइजर की मदद से। एक तरह का देखिए यहाँ पर इसको ऑयल एंड वाटर को आपस में अच्छे से मिक्स किया गया और इस तरह का स्टेबल इमल्शन फॉर्म हो गया। अब अगर इसमें इन तरह के ब्रोमिनेटेड ऑयल्स को ऐड किया जाएगा इस इमल्शन में, तो देखिए क्या होगा, ऑयल फेज जो है उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हैवी ब्रोमीन एटम जो है वो इस तरह के ऑयली फेज से कंबाइन कर गए हैं और इन हैवी ब्रोमीन एटम की वजह से ऑयल फेज की डेंसिटी बढ़ गई है। अगर हम बात करें कौन कौन से ब्रोमिनेटेड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ब्रोमिनेटेड सोयाबीन ऑयल, ब्रोमिनेटेड कॉटन सीड ऑयल एंड ब्रोमिनेटेड मिनरल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है इन तरह के ब्रोमिनेटेड ऑयल इमल्शंस को बनाने के लिए। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल इमल्शन बहुत सारे बनाए जाते हैं इस तरह की टेक्निक से। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस टेक्निक का इमल्शंस बनाने के लिए। फूड इंडस्ट्री, फ्लेवर इंडस्ट्री एंड जो एग्रीकल्चर फॉर्मुलेशंस होती है वो भी बनती हैं इस तरह की टेक्निक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, प्लाज्मा सब्सटीट्यूट्स प्रोवाइड। प्लाज्मा सब्सटीट्यूट इनमें से क्या प्रोवाइड करते हैं? आप आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड करते हैं जब इनको दिया जाता है किसी डिफरेंट रूट से। अगर हम बात करें देखिए प्लाज्मा सब्सटीट्यूट की, तो उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है प्लाज्मा क्या होता है। अगर देखिए ब्लड को विड्रॉ किया जाए और किसी इस तरह की टेस्ट ट्यूब में रखा जाए, तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर रेड ब्लड सेल जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। इसके बीच में आप एक तरह की ट्रांसपेरेंसी, एक तरह की वाइट कलर की लेयर देखेंगे जहां पर वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होते हैं और ऊपर इस तरह की येलोइश सा आप लिक्विड देखेंगे जो कि होता है प्लाज्मा, और जिसमें सारी ही चीज़ें होती हैं, प्रोटीन, आयरन, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड गैसेस। तो इसी तरह का प्लाज्मा आप देखेंगे। अब देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां ये प्लाज्मा की कंसंट्रेशन किसी पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में कम हो जाती है। कौन सी कंडीशन हो सकती है वो? शॉक जैसी कंडीशन, हाइपोवोल्मिया ऐसी कंडीशन होती है जब पर्सन की बॉडी में ब्लड और जो फ्लूइड है उनका लेवल बहुत ही कम हो गया है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उनके केस में देखा जाता है हाइपोवोल्मिया। बर्न्स, ट्रॉमा एंड सर्जरी, तो इन केस में क्या होता है, प्लाज्मा सब्सटीट्यूट दिए जाते हैं जो क्या करते हैं, बेसिकली ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करते हैं। देखिए इन तरह की जो शॉक जैसी कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, फ्लूइड शिफ्ट होने लगता है, ब्लड वेसल से टिश्यू में जाने लगता है फ्लूइड, ब्लड वेसल से टिश्यू में जाने लगता है, मतलब टिश्यूज में सूजन आने लगती है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को अगर हम देखें हाथों में, पैरों में, तो एक तरह की सूजन आने लगती है क्योंकि ब्लड वेसल से फ्लूइड चला गया है टिश्यू में, और इस कंडीशन को कहा जाता है एडिमा। तो इस तरह की कंडीशन ना हो, ब्लड वॉल्यूम अच्छे से मेंटेन रहे, ब्लड प्रेशर अच्छे से मेंटेन रहे, तो इस तरह के प्लाज्मा सब्सटीट्यूट्स दिए जाते हैं, जिनमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एल्ब्यूमिन का बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, डेक्स्ट्रॉन 40 एंड 70। फिर आप देख रहे हैं HES-130 जो कि है हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च, पेंटा स्टार्च एंड जिलेटिन्स। तो ये सभी दिए जाते हैं एज अ प्लाज्मा सब्सटीट्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए इनमें से क्या एनहांस करता है सॉल्युबिलिटी को टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। मतलब कि जो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जितने भी इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल किया जाता है टैबलेट्स बनाने के लिए, उनमें इसमें से कौन सा इंग्रेडिएंट ऐड किया जाता है जिससे कि टैबलेट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज यानी MCC। तो देखिए कोई भी जब हम टैबलेट की प्रिपरेशन लेते हैं अपनी बॉडी में, ओरल रूट से जब हम टैबलेट को लेते हैं, तो टैबलेट सबसे पहले क्या होती है, डिसइंटीग्रेट होती है, उसका डिसइंटीग्रेशन होता है जिससे कि वो स्मॉल ग्रैन्यूल्स में टूटती है। फिर फर्दर उसका डिसइंटीग्रेशन होता है जिससे कि वो स्मॉल पार्टिकल में टूटती है, और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये बेस्ट डिसोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब सबसे अच्छा इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे इस तरह के स्मॉल पार्टिकल्स। तो इस तरह का जो माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज है ये इसी डिसइंटीग्रेशन को बढ़ाता है इन टैबलेट्स की, ताकि वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए
हमारे जो बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं उनमें जाके सॉल्यूशन फॉर्म में ड्रग अच्छे से चली जाए और अपना इफेक्ट शो करे। तो इसी का एक एग्जाम्पल था माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। तो यहाँ पर देखिए एमसीसी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज अ डिसइंटीग्रेंट ड्राई कंप्रेशन और वेट ग्रैनुलेशन मेथड्स के दौरान। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपनी आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे बल्किंग एजेंट यूज फॉर पैरेंटल प्रिपरेशन इज, इसमें से कौन सा बल्किंग एजेंट यूज किया जाता है पैरेंटल प्रिपरेशंस को बनाने के लिए बेसिकली। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी मैनिटॉल। मैनिटॉल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज अ बल्किंग एजेंट कौन कौन से प्रिपरेशंस को बनाने के लिए। तो देखिए फ्रीज ड्राइड पाउडर फॉर इंजेक्शन एंड इन्फ्यूजन्स को बनाने के लिए इस तरह के मैनिटॉल को ऐड किया जाता है एज अ बल्किंग एजेंट। इन जनरल अगर हम बल्किंग एजेंट्स की बात करें तो ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो किसी तरह की जो प्रिपरेशंस जो भी बनानी होती है उसको एक तरह का वेट प्रोवाइड करते हैं, एक तरह का बल्क प्रोवाइड करते हैं ताकि एक तरह की स्टेबल इमल्शन फॉर्म हो पाए और उसको एक तरह का मास मिल पाए प्रिपरेशन को। अगर हम ऑल्टरनेटिव की बात करें बल्किंग एजेंट और कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं तो सॉर्बिटॉल, लैक्टोज, सुक्रोज, डेक्स्ट्रान एंड ग्लाइसिन, ये सारे ही भी एग्जाम्पल है बल्किंग एजेंट के। मैनिटॉल की अगर हम बात करें तो देखिए इसको आइसोटोनिक एजेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है जो पैरेंटल इंजेक्शंस होते हैं उनकी प्रिपरेशंस के दौरान। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाया करें। बहुत ही अच्छा कंटेंट हम आपके लिए फ्यूचर में लेके आते रहेंगे। अगर कोई भी तरह का सवाल है आपके मन में तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।